जिन लोगों से प्रताड़ना हुई है, ऑपरेशन हुआ है, जिनको सदियों से हिस्टोरिकली स्ट्रक्चरली वंचित रखा गया है शिक्षा से, संसाधनों से, बराबरी से, तो उस वर्ग को बचाने के लिए अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन स्पेसिफिक है तो कास्ट एमिलियोरेशन के लिए या उनके इम्पैक्ट से वो इम्प्रूव करने के लिए भी आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनानी होंगी। 2019 से 23 के बीच में 1060 कंप्लेंट्स यूजीसी को प्राप्त हुई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की। 98 स्टूडेंट्स ने सुइसाइड किया 2018 से 2023 के बीच। और यूजीसी ने लोकसभा में दिए गए एक डेटा के अनुसार 118.4% राइज होता है, जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स का डेटा बताता है। सेंथिल कुमार 2008, बाल मुकुंद भारती 2010, रोहित वेमुला 2016, डॉक्टर पायल तड़वी 2019, दर्शन सोलंकी 2023, मुथु कृष्णन जीवनंतम 2017, मनीष कुमार गुडोलियन IIT 2011। और एक दिन पहले राजकोट के एम्स का एक विद्यार्थी जो 26 साल का है, रतन कुमार मेघवाल, उसने ट्रेन के नीचे आके जान दे दी। पहले वक्ता के रूप में डॉक्टर कंचन को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आएं और अपनी बात रखें। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और समता संघर्ष समिति का, जिसके लिए हम आज यहाँ आए हैं वो है UGC इक्विटी रेगुलेशंस 2026। 2 माह के आंसुओं का जन्म है ये UGC रेगुलेशंस, इक्विटी रेगुलेशंस। 2016 में रोहित वेमुला जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पढ़ते थे, उनकी एग्जिस्टेंस को मेथोडिकली डिसमेंटल करके उन्हें सुला दिया गया, सिस्टम के द्वारा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर कर दिया गया। 2019 में मुंबई में डॉक्टर पायल तड़वी, जिनको सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, जो शायद कास्ट प्रेजुडिस को उसी सहजता से ओढ़ते थे जिस तरह वो अपने सफ़ेद कोट को पहनते थे, पायल तड़वी की मौत भी एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर का सबसे बड़ा एक एविडेंस है। इन 2 मौतों ने या इन 2 इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर्स ने देश को मौन करने पर मजबूर नहीं किया, लेकिन देश में एक ऐसी हकीकत को सामने लाया है जिसमें ये पता लगा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कास्ट एडमिशन के साथ दरवाजे पर रुकती नहीं है। वो उस व्यक्ति के साथ जिसकी वो जाति है या जिस जाति के साथ वो पैदा हुआ है, उसके साथ वो क्लासरूम में प्रवेश करती है, लेक्चर हॉल से बैठती है और रात को हॉस्टल्स में सोने के लिए वो जाति उस बच्चे के साथ, उस स्टूडेंट के साथ अंदर चली जाती है। 2019 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ, उसमें उन माओं का जो स्टेटमेंट था और जो दर्द था वो एक स्टेटमेंट में झलकता है। वो ये है कि what happened to our children must never happen to any student again। जो हमारे बच्चों के साथ हुआ वो किसी और स्टूडेंट के साथ नहीं होना चाहिए। 2012 में जो एडवाइजरी की तरह लाई गई गाइडलाइंस थी UGC की, और जो टूथलेस टाइगर की तरह इस देश में एक अभी लागू है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरिम रूप से जब तक 2026 की गाइडलाइंस को स्टॉल किया जाता है या स्टे किया जाता है तब तक वो लागू रहेंगी। उन्होंने उन गाइडलाइंस को, या जो 2012 की जो रेगुलेशंस हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन एक वॉलपेपर की तरह देखती हैं। कुछ डेटा मैं आपके साथ साझा करूंगी, अभी अंजलि ने भी आपके साथ साझा किया। 2019 से 23 के बीच में 1060 कंप्लेंट्स UGC को प्राप्त हुई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की। 98 स्टूडेंट्स ने सुइसाइड किया 2018 से 2023 के बीच। और UGC ने लोकसभा में दिए गए एक डेटा के अनुसार 118.4% राइज होता है, जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स का डेटा बताता है। सेंथिल कुमार 2008, बाल मुकुंद भारती 2010, रोहित वेमुला 2016, डॉक्टर पायल तड़वी 2019, दर्शन सोलंकी 2023, मुथु कृष्णन जीवनंतम 2017, मनीष कुमार गुडोलियन IIT 2011। और एक दिन पहले राजकोट के एम्स का एक विद्यार्थी जो 26 साल का है, रतन कुमार मेघवाल, उसने ट्रेन के नीचे आके जान दे दी और 17 पेज का सुसाइड नोट लिखा
जिसके अंदर 5 रेजिडेंट स्टूडेंट्स को, सीनियर स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है और उसमें SC/ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट का भी हवाला दिया गया है। अब इस सारे प्रकरण में जो मैंने नाम आपको बताए और जो संख्याएं दी, ये केवल एनेक्डोटल नहीं है, ये एनेक्डोट को नहीं दर्शाती हैं, ये सिस्टम के एक आर्किटेक्चर को दर्शाती हैं। और उस आर्किटेक्चर के चलते जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए सरकार को कि संस्थानों में, हायर एजुकेशन संस्थानों में, शिक्षा संस्थानों में इस प्रकार के भेदभाव और जातिगत डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके, उसके लिए एक कड़क से कड़क गाइडलाइंस बनाई जाए और उन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को, जैसे कि सेग्रीगेशन, डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप, डिस्क्रिमिनेशन इन अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स, डिस्क्रिमिनेशन इन अलॉटमेंट ऑफ PhD सुपरवाइजर्स, इन सब के तहत 2026 जनवरी 13 को UGC ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी गाइडलाइंस जो जारी की, जिसको अनफॉर्चुनेटली स्टे कर दिया गया कुछ छुटपुट या कुछ खास प्रकार की जो उस पर ऑब्जेक्शंस आए समाज के एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा। ये रेगुलेशंस मैंडेटरी इक्विटी कमेटी 2026 की रेगुलेशंस है, मैंडेटरी इक्विटी कमेटी को बनाने की, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स को बनाने की, टाइम बाउंड रिड्रेसल और एनफोर्समेंट पेनल्टीज़ के बारे में को कुछ तरह से सुदृढ़ करता है। किंतु इसमें जो एक आर्ग्यूमेंट जो आया है वो है क्लॉज 3C और क्लॉज 3E का, कि ये दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं और इस प्रकार के संशय को समाज में स्थापित किया गया कि जो दलित कम्युनिटीज़ हैं, दलित बहुजन पिछड़े स्टूडेंट्स हैं, वो इस प्रकार की झूठी कंप्लेंट्स, फॉल्स एलिगेशन सवर्णों पर या उन लोगों पर लगा सकते हैं जिनको इनसे डर है, जो सदियों से इस प्रकार के भेदभाव करते आए हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि रूलिंग क्लास और द रूलिंग डिस्पेंसेशन और द ग्रुप्स हु रिप्रेजेंट्स द रूलिंग डिस्पेंसेशन, दोज हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दीज गाइडलाइंस आर स्पेसिफिकली claiming that Dalit Bahujans, people or the students who belong to these socially and educationally backward communities, they are immoral and they are dangerous. जिस संशय को यहाँ स्थापित किया जा रहा है वो यह है कि दलित बहुजन इमोरल हैं और वो झूठी कंप्लेंट्स करके एक प्रकार का वो एक ऐसा माहौल संस्थानों में बना देंगे इन गाइडलाइंस के बाद जिससे सवर्णों को खतरा होगा, लेकिन ये निराधार है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि क्लॉज 3E जो है वो एक ब्रॉड बेस्ड यूनिवर्सल डेफिनेशन देता है डिस्क्रिमिनेशन का, और क्लॉज 3 स्पेसिफिक टारगेटेड डेफिनेशन देता है जिसमें SC/ST और OBC कम्युनिटीज़ को रखा गया है। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर क्लॉज 3E यूनिवर्सल शील्ड करता है और क्लॉज 3C सदियों से चले आ रहे ऑपरेशन को, जो स्ट्रक्चरली हिस्टोरिकली एक खास प्रकार के वर्ग और जातियों द्वारा लोअर कास्ट, लोअर क्लास कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट होता है, उसको स्पेसिफिकली ध्यान में रख के बनाया गया है। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जिस प्रकार SC/ST प्रिवेंशन एक्ट और जिसका अमेंडमेंट भी आया 2018 में, उसमें भारत सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि इस तरह के फॉल्स एलिगेशंस को या उसके तहत इन गाइडलाइंस को या उस एट्रॉसिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट को खारिज ना किया जाए। और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न बना वो थे 2 अप्रैल 2 के प्रोटेस्ट्स। तो ये जो एक अवधारणा है कि फॉल्स एलिगेशंस का किया जा सकता है या मिसयूज़ किया जा सकता है, ये एक खास किस्म की कॉशन है जो भारत सरकार को लेनी चाहिए। और वो भी हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसा जो एक डॉक्यूमेंट अगर आप कागज़ पे शेर बना देंगे तो उससे आप जंगल की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप इस तरह की गाइडलाइंस बना देंगे, एंड इट इज़ ऑल्सो, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि फायर ब्रिगेड को जिसको बचाना है उसको बचाने के बजाय जो लोग दोज हु आर सेटिंग द फायर, जो आग जला रहे हैं, उनकी सेवा करने लगे, तो इस प्रकार का डॉक्यूमेंट साथियों हमारे किस काम का है। तो भारत सरकार ने अगर इसको डिफेंड नहीं किया और कोर्ट में उस पर्टिकुलर जिस तरीके के तोहमत लगाया गया या एलिगेशन लगाया गया कि कमज़ोर है, इसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप को खतरा है, उसकी सही से मेजरमेंट करनी चाहिए और उसको सही से उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन उस पूरे डॉक्यूमेंट को बैरी कर देना, उस पूरे डॉक्यूमेंट को खारिज कर देना हमारे हिसाब से वो एक वाजिब या रीज़नेबल एक स्टेप नहीं है। इसके अलावा जो एक बात मैं और कहना चाहूँगी वो ये है कि
अगर आप इसमें इस तरह के प्रकरण डाल देते हैं कि अगर आप इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्रिएट कर देते हैं कि फॉल्स एलिगेशंस लगाने का या मिसयूज़ होने का डर हो सकता है, तो यहाँ पर हम बचाएं। तो अगर हम एक जनरल स्पीशीज़ या जनरल एनिमल्स को बचाने का प्रोग्राम नहीं चलाते ना, हम सेव टाइगर प्रोग्राम चलाते हैं। तो जिन लोगों से प्रताड़ना हुई है, ऑपरेशन हुआ है, जिनको सदियों से हिस्टोरिकली स्ट्रक्चरली वंचित रखा गया है शिक्षा से, संसाधनों से, बराबरी से, तो उस वर्ग को बचाने के लिए अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन स्पेसिफिक है, तो कास्ट एमिलियोरेशन के लिए या उनके इम्पैक्ट से वो इम्प्रूव करने के लिए भी आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनानी होंगी, जो कि 2026 की गाइडलाइंस एक कदम जिस दिशा में है। अब एक जो बात हमें और जो मुझे लगता है खटकनी चाहिए और इसका हम विरोध भी करते हैं कि 6 साल लगे डॉक्टर पायल तडवी और रोहित वेमुला की मां को इस लड़ाई को लड़ने में सुप्रीम कोर्ट में, और फिर ये गाइडलाइंस एक ड्राफ्ट के फॉर्म में अभी आई और उसको यूजीसी ने 2026 में गैजेट करके नोटिफाई किया। लेकिन प्रोटेस्ट के अंदर 2 दिन के अंदर, जब सवर्ण प्रोटेस्ट करते हैं या कुछ खास किस्म के वर्ग प्रोटेस्ट करते हैं, तो 2 दिनों के अंदर वो सुनवाई हो जाती है और उसको स्टे कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, ये संशय उठ सकता है, और ये दलित बहुजनों की एक मिली जुली एक उस तरह का हमारे को एक डर भी है कि किसका दुख, किसकी तकलीफ़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और किसे शांत रहने को कहा जाता है। ये जो इम्बैलेंस है इसमें ये नज़र आता है कि 6 साल की लड़ाई और उससे भी ज़्यादा अगर कहें तो 2012 से 26 तक इतने लंबे समय से जब हम एक रेगुलेशंस को निकालने के लिए कोर्ट उसमें डायरेक्शन देते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी का अपना स्वतः चालू किया जाने वाला या ऐसा कोई अपना एक ऐसा स्टेप नहीं है जिसे ब्यूरोक्रेसी ने खुद इन गाइडलाइंस को लाया, कोर्ट की डायरेक्शंस पे हुई हैं। तो ये हमारे को लगता है कि एक बहुत बड़ा इस तरीके का सवाल है कि किस प्रकार से ये जो इम्बैलेंस है ये नज़र आता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि डोमिनेंट क्लास या डोमिनेंट कास्ट के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन जो है वो किस कीमत पर हो रही है, उन दलित बहुजनों के कीमत पर, उनके अधिकारों और उनकी राइट्स के कीमत पर, उनके उस ऑपरेशन को चलाए रखने के डिमांड के कीमत पर। तो मुझे लगता है ये बहुत ही हद तक एक बहुत इम्बैलेंस्ड स्क्यूड जो है दर्शाता है हमारे सरकार के अटेम्प्ट्स को। इसके अलावा जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जो आर्टिकल 14, 15, 17 और 21 जो भारतीय संविधान के जो 4 आर्टिकल्स जिनका जिक्र मैंने किया, ये एक अनएम्बिगुअस मैंडेट देते हैं इस देश के शासन चलाने या सत्ता में रहने वाले लोगों को कि वे दलित बहुजन, एससीज, एसटीज, ओबीसीज के हक और अधिकारों की संरक्षण करें, और ये संवैधानिक मैंडेट है। लेकिन ये गाइडलाइंस अगर उसी दिशा में एक कदम है, तो ये एक बहुत लंबे समय से वेट किए जाने वाला और एक बहुत लंबे समय से जिसका हमें इंतज़ार था, उस दिशा में एक छोटा सा कदम है। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये एक ब्यूरोक्रेटिक इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि जो स्ट्रक्चरल फेलियर हुआ है, ये गाइडलाइंस उस स्ट्रक्चरल फेलियर को और उस हिस्टोरिकल ऑपरेशन का निदान और निवारण करने की ओर एक छोटी सी पहल है। रोहित वेमुला ने अपने डेथ नोट में लिखा था, माई बर्थ इटसेल्फ इज माई फेटल एक्सीडेंट। I would like to say that the UGC equity regulations in their deepest intention are an institutional answer to that sentence. A declaration that no student's birth should determine their fate within the walls of a university that the Republic of India funds and calls its own. भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में, जिसे हम अपना कहते हैं, जिसे हम पब्लिक मनी से फंड करते हैं, किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो IIT हो, IIM हो, एम्स हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, कहीं भी किसी भी ऐसे क्लासरूम और कॉरिडोर्स के अंदर किसी भी और दलित, बहुजन, पिछड़े, अति पिछड़े स्टूडेंट की जान नहीं जानी चाहिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के चलते। मैं और ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि आप भारत की यूनिवर्सिटीज़ को सही में फ्री करना चाहते हैं, तो उसे सबसे पहले इन हायरार्की से फ्री कीजिए, इन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी से फ्री कीजिए, जहाँ हर विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी तबके का हो, समुदाय का हो, धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, भारत की कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी प्रकार का परिधान पहनता हो, वह
फ्रीली वहाँ एजुकेशन ले सके, अपनी भागीदारी कर सके और उस यूनिवर्सिटी से पास होके भारत का एक वो सिटीज़न बन सके जिस पर भारत को गर्व हो, भारत में रहने वाले हर समुदाय को, हर व्यक्ति को गर्व हो। जय हिंद दोस्तों।